नमस्कार। आप सभी का कोविड को समर्पित इस विशेष योग सत्र में हार्दिक स्वागत है। हमने ये पाया कि लोग जिनमें सर्दी जुकाम भी हुआ है, डर के मारे वो सभी लोग भी आजकल कोविड की दवा खा रहे हैं। पता है नहीं, जांच हुई नहीं है, स्वाभाविक बात है, माहौल ऐसा बना हुआ है जो डर का माहौल है। उसके कारण से एहतियातन स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए लोग कोविड संबंधित दवा जो अब कॉमन हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है, हर जगह है, एलोपैथी की कोविड संबंधित दवा खा रहे हैं। आपको साथ में ये अवश्य जानना होगा कि ये जो हम एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खास तौर पर लीवर पर। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे लीवर पर अनुभव होता है। तो लीवर का स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। ऐसी स्थिति में दवाएं जब खानी मजबूरी बन गई हैं, आप खा रहे हैं या खा चुके हैं, लीवर का प्रभावित होना स्वाभाविक है। कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि लीवर संबंधित क्या विकार आ रहे हैं। जैसे जॉन्डिस हो गया, फैटी लीवर। अगर हम आंकड़ों की माने तो हर 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या है। इतनी बड़ी समस्या लीवर की धीरे धीरे विस्तार करती जा रही है कि जिस तरीके से दवाएं खाई जा रही हैं, आने वाले वर्ष में, वर्तमान वर्ष में इसमें वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। अगर हमारे पेट में दर्द रहता है, पेट में सूजन है, स्वेलिंग है, मुंह से दुर्गंध आती है, या हमारे यूरिन पेशाब का रंग परिवर्तन हो चुका है, जो स्वाभाविक रंग है पानी उसका परिवर्तन हो गया है, तो हो सकता है कि हम लीवर की समस्या की ओर बढ़ रहे हों या बढ़ चुके हों। तो लीवर की समस्या हो चुकी है, हो रही है या नहीं हुई है, ना हो, इसके लिए हम कुछ उपायों पर आज बात करेंगे, कुछ अभ्यास पर बात करेंगे कि जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनसे मुक्ति मिल सके और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। मेरा अपना जो अनुभव है, जिन लोगों को डॉक्टर ने 2-2 साल तक के लिए कहा कि दवा चलेगी फैटी लीवर की, उन लोगों ने 15-15 दिन में, 1-1 महीने में अपने आप को इतना ठीक कर लिया योग के द्वारा और कुछ आयुर्वेद का सहयोग लेकर के कि उनको एलोपैथी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अनुभव में है हमारे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आपको बताते हैं, किसी को मान लीजिए जॉन्डिस है या लीवर संबंधी कोई भी विकार है, तो एक एरंड, रेंड जिसे कहते हैं, गांव में सब जानते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, और शहरों में भी कहीं सड़क के किनारे, कहीं नालों के बगल में एक कतार से होती हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, गाजियाबाद में देखा है, बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर नाला है, नाले के किनारे मैंने बहुत सारे पेड़ देखे एरंड के। उसका आप पत्ता ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, धुल करके पत्ता साफ करके रस बढ़िया से निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने 25 ml रस उसका निकाला है। अगर वो किसी कारण से पीने में आपको सहज नहीं हो पा रहे हो तो उतना ही उसमें पानी भी मिला सकते हो। यानी 25 ml एरंड का जो पत्ता है उसका रस, उसमें 25 ml पानी मिला दीजिए, 50 ml पानी मिला दीजिए। सुबह खाली पेट। लीवर संबंधित 99% विकार इसी से दूर हो जाते हैं। बल्कि योग का सहारा लीजिए, 100% विकार मैं आपके सामने कैमरे पर कह रहा हूं, दूर हो जाते हैं। सुबह खाली पेट आप उसको पी लीजिए। खाली पेट पीने का आशय है कि फिर खाली पेट पीने के बाद भोजन, ऐसा नहीं कि हमने खाली पेट तो पी लिया और फिर उसके बाद थाली मंगा ली, भोजन कर लिया, नहीं। आपको गैप देना है, कम से कम 1 घंटे का दीजिए, 1.5-2 घंटे का देते हैं और अच्छा नहीं तो 1 घंटे बाद ही भोजन करें।
ज़्यादा समस्या है लीवर की तो दोपहर को भी खाली पेट यानी भोजन करने से 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले, ऐसे ही शाम को खाली पेट यानी भोजन से 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले। कितना सीधा उपाय है, कितना सहज उपाय है, कितना स्वाभाविक उपाय है। सिर्फ एक मैंने उपाय बताया, ये अपने आप में रामबाण है। लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिनको जानकारी है इसका लाभ ले रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। खुद ही नहीं स्वस्थ हो रहे, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो हमें खुद तो स्वस्थ होना ही है, लोगों को भी स्वस्थ करना है। ये तो हमने इसका उपाय बताया है। एक बात छूट जाती है, कल मैं बात कर रहा था तो उसमें भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट गए, नहीं बता पाया मैं समय अभाव के कारण। तो मैं इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे बताना चाहूँगा। लीवर की जब समस्या है तो लीवर पहले ये देखें कि हमारे सीने में, यहाँ ये सीना है, सीने से नीचे डायाग्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। तो हमारी ये जो हथेली है, इसमें मैंने पीछे सत्र में आपको बताया था कि ये थायराइड का पॉइंट है, शायद आपको ध्यान हो। ऐसे हमने बताया था कि ऐसे दबाएं थायराइड की समस्या दूर करने के लिए। इसके साथ ही आप चाहें जल्दी दूर करना है तो आप धनिया की पत्ती, थायराइड की बात कर रहा हूँ अभी, अच्छा यहाँ पर भी जो धनिया की पत्ती है इसका आप उपयोग करेंगे, नुकसान नहीं फ़ायदा है। लेकिन थायराइड का ये जो पॉइंट है, इसके यहाँ पर ठीक नीचे ये जगह आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये आप दबा करके देखें, लाइव देख रहे हैं तो क्या आपको दर्द हो रहा है? दबा के देखें, अच्छे से दबा के देखें, क्या आपको दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तो इस बात की संभावना है कि कहीं कोई दिक्कत हो आपको लीवर में। और ये भी होता है कि आप जांच कराओ और जांच में ना आए, क्योंकि जो यंत्र होते हैं जो इनको पहचान करते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि प्रारंभिक स्थिति को वो पता कर सकें। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि लीवर जब आधे से ज़्यादा मोर देन 50% डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तब तो पता चलता है कि लीवर की समस्या है। समस्या हो ही ना, तभी समाधान हो जाए। प्यास लगने से पहले हम कुएं के पास हों, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तो इसको दबाते हैं हम, इसको पॉइंट को दबाते हैं। ऐसे ही ये आप देखें, ये उंगली, पहली रेखा, दूसरी रेखा, अब दूसरी रेखा के नीचे दबा करके देखें, क्या आपको नीचे इधर किनारे की तरफ क्या दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हो रहा है तो समझ लीजिए आप सही जगह हैं, दबाइए। दूसरी यानी ये है उंगली, देखिए यहाँ पे, इधर भी ऐसे ही किनारे, हो सकता है वहाँ दर्द ना हुआ हो, यहाँ दर्द हो रहा हो। इसमें भी जहाँ आपको दर्द अनुभव में आए, ज़रूरी नहीं कि सारी उंगलियों में दर्द हो, जिसमें दर्द अनुभव में आए आप उसे अच्छे से दबाएं। लेकिन एक बार, दो बार, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए आप दबा सकते हैं। यहाँ जो मैंने बताया, यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने एक प्रयोग आयुर्वेद का बता दिया आपको, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया। आगे बढ़ते हैं, हम योग में क्या करें, प्राणायाम में क्या करें कि जिससे हमारा लीवर स्वस्थ रहे, व्यवस्थित रहे। तो जैसे ये मैं बैठा हूँ, आप देखें, आप आसानी से, ये कौन सा आसन है? पद्मासन। आसानी से पद्मासन में बैठ जाइए। जी हाँ, बस इतना। ये भी सहायक है आपके लीवर को व्यवस्थित करने में। जब सहज हो, दिन में जब आपको टाइम लगे तब बैठ जाइए। सुबह योग के समय बैठिए, बहुत अच्छा। लेकिन ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे और भी अभ्यास कर रहे हैं, दिन में जब आपको टाइम लगे बैठिए, इस स्थिति में बैठ जाइए। और कितना अच्छा होगा कि हम ऐसे बैठ करके ओम का उच्चारण करें, या कुछ नहीं, ध्यान करें।
इस स्थिति में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक जो अधिकांश साधक सिद्धियां पाते हैं वो इसी आसन में, पद्मासन में बैठते हैं और यहीं से वो सिद्धियों को अर्जित करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा मेरुदंड सीधा होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम पद्मासन में बैठ करके कर सकते हैं। एक दूसरा मंडूक आसन मैंने बताया था, कल भी बताया था, परसों भी। तो मंडूक आसन भी लाभ करता है, शशांक आसन भी लाभ करता है। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं, इसको आपको करना है। देखिए फिर बताते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया था अभ्यास कल, वो आज अभ्यास करें साथ में। अंगूठा भीतर, मुट्ठी बंद, सांस भीतर, सांस छोड़ते हुए ये नाभि के नीचे हम लगाएंगे पहले मुट्ठी को, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक गए, चेहरे को ना तो ऊपर और ना नीचे, कैसे, ये ऐसे बराबर में, जिसमें सहज हो। अब यहाँ पर पेट पर खिंचाव बन रहा है, ये डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है, लीवर के लिए भी फायदेमंद है। आज ये स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चों में लीवर की समस्या है। क्या आप जानते हैं कि वो कोई शराब तो पीते नहीं, शराब पीने से लीवर डैमेज होता है, शराब नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, दवाओं को भी हो सकता है ना खाया हो, दवाएं ना खाए हो इतने, लेकिन उन बच्चों में कैसे लीवर की समस्या आई? वो ऐसे आई कि जब वो बच्चे गर्भ में थे तो उनकी माताओं ने खूब दवाएं खाई एलोपैथी की, और उस एलोपैथी की दवा खाने के कारण उन बच्चों में प्रभाव आ गया और बच्चों का लीवर डैमेज हो गया, फैटी लीवर, तमाम समस्याएं लीवर से संबंधित छोटे छोटे बच्चों में। तो सबको ठीक करना है, सबको अच्छा करना है, सबको व्यवस्थित करना है। मंडूक आसन कैसे किए एक बार और देखें। सांस छोड़ते हुए यहां हम कपाल भाती कर रहे हैं, अच्छा होगा कि आंख को बंद कर लें और जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ लें और इसी में खो जाएं। किसमें? या तो कपाल भाती कर रहे हैं वहां पे खो जाएं, या आंख बंद करके केवल शारीरिक स्थिति का ध्यान करें, या जो कपाल भाती कर रहे हैं इसका प्रभाव अपने मस्तक पर स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए मस्तक पर ध्यान कर लें, या जहां पर हमारी मुष्टिका लगी हुई वहां पर ध्यान कर लें, या हम अपने लीवर को ध्यान करें इन क्रियाओं को करने के दौरान, और ये अनुभव करें कि वो धीरे धीरे क्योर हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ये एक स्थिति हुई। शशक आसन हमने बताया आपके मन को शांत रखने के लिए। आज बड़ी समस्या क्या है, एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा। आज बड़ी समस्या क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, जो भाई साहब जाते थे नौकरी के लिए, ऑफिस जाते थे या फैक्ट्री जाते थे, दुकान पे जाते थे, लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हैं। घर पे बैठे हैं तो उनके अंदर वाला जो रूप है वो भी निकल के आता है, वो भी बहुत गुस्सा करने लगे हैं। अच्छा, क्योंकि सामने भाई साहब रहते हैं तो भाभी जी का भी गुस्सा उनसे 19 नहीं होता। कई बार तो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है कि मैं बड़ा या तू बड़ा, उसमें कौन जीतता है। सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, पूरा सुख चैन शांति। गुस्सा बहुत आता है लोगों को। जिन लोगों को गुस्सा आता है, अगर उनको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम 5 मिनट के लिए ये शशक आसन आप कराना शुरू कर देंगे। सुबह करा दीजिए, शाम को करा दीजिए, समय लगे दोपहर को भी करा दीजिए। उनको बताइए नहीं कि आपका गुस्सा इससे कम होगा। नहीं तो कई लोग गुस्से को ना
अपने स्वाभिमान से जोड़ के रखते हैं। उनको लगता है कि गुस्से के कारण हम पावरफुल हैं। बस उनको कराइए, कहिए योग करना है, योग से जोड़ दीजिए, किसी बहाने जोड़ दीजिए, आप भी करने बैठ जाओ, आखिर आपका भी तो गुस्सा कम होना चाहिए। और उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। तो जब गुस्सा नहीं आएगा तभी आप सुखी रह सकते हो, गुस्सा नहीं आएगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। गुस्सा नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, लीवर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। शशकासन, ये हम वज्रासन में बैठे हैं। अब हाथ को पीछे भी ले जा सकते हैं सांस भरते हुए, या ऐसे भी सीधे आ जाएं, जिसमें आप सहज हो। सांस को भरे, छोड़ते हुए यहां पर मस्तक को नीचे यहां लगा दिया हमने। 1-2 बार मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स हो रहे हैं। इस स्थिति में आपने देखा होगा कि सामने मूर्ति होती है या मंदिर होता है तो लोग प्रणाम करते हैं अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, प्रभु को। आप प्रभु का ध्यान कर सकते हो, आप अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का ध्यान कर सकते हो। जो आपके समझ में आए समझो उनको प्रणाम कर रहे हो। मन में भाव भी पावन बना रहेगा और लाभ भी अद्भुत होगा। अब मैंने बटरफ्लाई बताया, वो भी लाभ करेगा। साथ में वक्रासन मैंने बताया था, वो भी आपको लाभ करेगा। जैसे ये हमने एक पैर को सीधा रख लिया, एक पैर को मोड़ा। पहले हम बता चुके हैं अभ्यास में, एक एक बार बताएंगे क्योंकि आपको अधिकांश चीजें पता है। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं, जो नए देख रहे हैं, वो इस बात को जानें और समझें। हमने क्या किया, ये हाथ, ये पैर मुड़ा है, ये हाथ तो यहाँ रख लिया बगल में। अब ये हाथ इधर से लेके आए और इधर ऐसे पकड़ लिया, चेहरे को इधर को मोड़ लिया। अब क्या करें, अब हम करेंगे कपालभाति, जिह्वा ऊपर की ओर, आंखें बंद। मैं अधिकांश प्राणायाम में प्रयास करता हूं कि हमारे जो साधक हैं वो जिह्वा ऊपर की ओर रख करके करें और आंख बंद करके रखें। जितना अभ्यास है, जितना आंख बंद रखेंगे उतना लाभ, जिह्वा ऊपर की ओर रखेंगे अद्भुत लाभ। इसी स्थिति में हम कपालभाति करेंगे। जो कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं असुविधा के कारण, वो भस्त्रिका करेंगे। ऐसे ही जितनी बार करें हम। वापस इस पैर को फैलाया, इसको मोड़ा। अब ये वाला हाथ इधर से, दृष्टि, चेहरा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। ये तो हुआ वक्रासन। बटरफ्लाई पता है, तितली आसन, जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है, कुछ ऐसा ही भाव। पैर को मिला लिया। मेरे साथ आप लोग अभ्यास करते रहें तो ज़्यादा अच्छा अनुभव में आएगा। देखने और सुनने के साथ साथ अभ्यास भी होता है तो ज़्यादा अच्छा अनुभव में आता है। कभी भी इस स्थिति में सांस फूल रही हो तो आगे ना बढ़ें, पहले आराम से सांस को छोड़ें। सांस, होठों को ऐसे गोल करें, ऐसे छोड़ेंगे, तुरंत रिलैक्स। धीरे धीरे यहाँ पर भी आंखें बंद, जिह्वा यानी जीभ ऊपर की ओर, टंग ऊपर की ओर। धीरे धीरे पैर पहले ऊपर, धीरे धीरे ऐसे, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे पूरा थोड़ा सा बल दे देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बल। तो ये आपका जो पैर है धीरे धीरे यहाँ नीचे नीचे मिलेगा। कैसे, देखिए। अद्भुत है। इसी में अगर आप ध्यान लगा लिए और इसी में कपालभाति या भस्त्रिका किए, बहुत अद्भुत परिणाम है। कैसे,
अच्छा, इनमें से जो आसन आप कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको लाभ पूरा मिलेगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्राणायाम भी करना है, आपको आसन भी करना है, कुछ नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। आसन नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा फैट है, नहीं कर पाते, तो सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ में हमने जो एरण्य की पत्ती का प्रयोग बताया है, उसके रस का प्रयोग बताया है, उसको आप अपनाएं। अनन्नास, पाइनएप्पल का सिरका भोजन करें तो भोजन करने के बाद, ध्यान रखना, मैंने उधर एरण्य की पत्ती का भोजन करने से पहले बताया, खाली पेट बताया, सिरका नहीं बताया। सिरका भोजन करने के बाद 1 चम्मच सिरका ले लीजिए, 1 चम्मच पानी मिला दीजिए और उसको दे दीजिए। अगर बालक है तो आधा ही चम्मच कीजिए। लीवर के लिए अद्भुत है, अद्भुत लाभ, पूरा आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब ये छोटे छोटे से व्यायाम, ये सब आप आसानी से कर लेंगे। नहीं कर सकते तो सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम हमने बताया, उंगलियों का अभ्यास, इसी के साथ प्राणायाम, एक एक पैर ये बता चुका हूँ, ऐसे दोनों पैर, ऐसे ही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जब हम दूर ले जाते हैं सांस को भरते हैं, ये सब बताया हुआ है। घुटने का भी यही से, ये सूक्ष्म व्यायाम हो गए हमारे। और कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे आगे पीछे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, शरीर के अंग खुलने दो, इनका सबका लाभ मिलता है। हम अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। हमने बताया था कि पद्मासन अद्भुत लाभ करता है, तो जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके ही प्राणायाम करें। नहीं बैठ सकते तो ऐसे बैठें, या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, कुछ देर इस पैर को, फिर कुछ देर इस पैर को, आप जैसे सहज हों। अब जैसे पद्मासन पे हम बैठे, ये इस स्थिति में हम प्राणायाम को करेंगे। इसमें मैंने बताया कि अनुलोम विलोम सभी प्राणायामों में विशेष स्थान रखता है और समस्त विकारों का समूल नाश कर देता है। इसमें हम उसके साथ ही साथ हम फोकस करते हैं कपालभाति पर, अद्भुत है इसके लिए। भस्त्रिका अद्भुत है इसके लिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि परसों यानी बुधवार को हमारा जो सेशन है वो 8:30 बजे से है, और उसमें विशेष तौर पर कैसे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे, इसी पर फोकस किया जाएगा। इसी पर मैं अपना तथ्य रखूँगा, क्योंकि अभी भी लोग ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं, लोगों में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है। तो विशेष तौर पर न सिर्फ आप परसों के सेशन को अटेंड करें, उस प्रयोग को ज़रूरतमंद पर अप्लाई करें, बल्कि लोगों को भी जोड़ें ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ हो सके। ये वीडियोज़ आप शेयर करते रहें, आवश्यक जहाँ हो, जहाँ आपको कोई प्रश्न है, कुछ मन में आशंका है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, आपको पसंद आता है तो। ये ध्यान देते रहेंगे। परसों का विशेष सत्र, उसमें आप सभी लोग शामिल होंगे और दूसरों को भी आमंत्रित करेंगे। तो हमने बात की कि अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पद्मासन में बैठे, भस्त्रिका प्राणायाम किए। जो स्वस्थ लोग हैं वो तो ऐसे, जिनको कोविड हुआ है वो एक साथ पेट और सीने में सांस भरेंगे, मैंने बताया था।
पूरा शरीर एक्टिव, इतने में ही पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। अगला भस्त्रिका के बाद कपालभाति। सुविधानुसार 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आराम से कीजिए। कपालभाति ऐसे बड़े आराम से अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अनुलोम विलोम पर। बीच के जो प्राणायाम हैं इसमें बाह्य का भी मैं जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि बाह्य भी लाभप्रद है। तो इसके ठीक बाद हम बाह्य का क्रम रखते हैं। बाह्य प्राणायाम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाह्य प्राणायाम मैंने कल भी नहीं बताया था, लेकिन इसके लिए विशेष उपयोगी है तो बताना चाहूँगा। पूरी सांस पहले भीतर भरते हैं, ये स्वस्थ लोगों के लिए पहले बता रहा हूँ। पूरी सांस को भीतर ले लिया, अब पूरी सांस बाहर, शरीर से बाहर। 3 बंध लगाते हैं। मूल बंध यानी जो मल द्वार है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, इसको ऊपर की ओर पुश कर लेते हैं, संकुचित करते हैं, मूल बंध। उड्डयन बंध, पेट को जितना भीतर खींच सकते हैं खींच लेंगे, जितना खींच सकते हैं पूरा, उड्डयन बंद हो गए। जालंधर बंद, यहाँ से चिन्ह से लॉक कर लेते हैं, सांस भीतर लेके बाहर छोड़े हुए हैं, बंध लगाए, तो हमारी जो सांस है, एयर है, वो बाहर है। इस स्थिति में सहजता पूर्वक ध्यान चित्त होकर के लीवर पर ध्यान करें। लीवर के लिए कर रहे हैं प्रयोग, तो लीवर पर ध्यान करते हुए आराम से रुकें जब तक रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे पहले बंध को खोलेंगे और फिर सांस भीतर ले लेंगे। चूँकि सांस बाहर छोड़ा है तो भीतर ले लेंगे, भीतर लिया फिर बाहर करें, फिर बंध लगाएं। ऐसा कर लें 1 बार, 2 बार, सुविधानुसार 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार तक। 21 बार तक कर सकते हैं, लेकिन सहज होके, असहजता में नहीं। 1 बार दिखाते हैं। पूरी सांस हमने भीतर ले लिया। आपको हाथ नहीं उठाना है ये करते समय, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, बाकी आप ऐसे ही रहें। पूरी सांस को अब बाहर छोड़ रहा हूँ। अब तीनों बंद। पहले बंध को खोले, अब सांस भीतर ले लिया। ये मैंने 1 बार आपको करके दिखाया। ऐसे ही आपको 1 बार से लेकर के 21 बार तक सुविधानुसार कीजिए। इसमें अब बात ये आती है कि जो ऑलरेडी पेशेंट हैं जिनमें ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वो सांस को बाहर छोड़ करके नहीं रुकेंगे। ऑक्सीजन लेवल इस दौरान और कम होता है, स्वस्थ लोग करेंगे। लेकिन वो केवल अनुभव कर सकते हैं इतना सा कि सांस बाहर किया, फिर सांस भीतर, और इसको बार बार करेंगे, बंद नहीं लगाएंगे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। आप ऑक्सीमीटर लगा करके देखना, करना और मुझे कमेंट करना कि क्या स्थिति हुई। जो लोग स्वस्थ हैं उनसे विशेष आग्रह कि आप एक बार एयर को बाहर, घबराना नहीं, मैं पहले से कह रहा हूं, आपका ऑक्सीजन लेवल उसमें आ जाएगा। कम होते होते हो सकता है आपका आ जाए, आश्चर्य में पड़ जाओगे, 50 आ गया, 45 आ गया, 40 आ गया, आप कहोगे मैं जिंदा कैसे हूं। लेकिन आप जैसे ही श्वास प्रश्वास करोगे तो जो आपका 40 आया है, 45 आया है, मैं हिंदी बोलता हूँ, 40 आया है, आपको आप न समझ पा रहे हो तो 45 आया है, वो आपका 99 और 100 हो जाएगा। ये जो फ्लक्चुएशन है, ये गैप है, इसमें आप सहज रहने लगेंगे धीरे धीरे। यानी आप, जो योगी होता है मृत्युंजय ऐसे ही तो होता है, वो शारीरिक बंधनों से, आसक्तियों से मुक्त होता चला जाता है। इसलिए तो मैं अभी बाह्य प्राणायाम बताया, उसमें विशेष सावधानी ये देनी है
कि जो अस्वस्थ हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, वो सांस बाहर नहीं रोकेंगे, वो बंद नहीं लगाएंगे, लगाते हैं तो इमीडिएट खोलेंगे, केवल अनुभव के लिए लगा सकते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया करने लगेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। अगर किसी का कम हुआ, श्वास प्रश्वास कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1-2 मिनट का समय और लेता हूँ, आपको अनुलोम विलोम की तरफ लाता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया ऑक्सीजन लेवल कैसे होगा, अब अनुलोम विलोम में बढ़ता कैसे है ये बता दिया है। कैसे आपको उंगली रखनी है, बीच में नासिका फंसाए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आंखों को बंद रखना है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हमें सांस को लेना है, छोड़ना है, पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। अब जो आपने ऑक्सीमीटर लगाया था, अब चेक कर लो, वो 99, 100, 98 से 100 के बीच में पहुंच जाएगा, बड़े आराम से पहुंचेगा। किसी में ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल की कमी है तो मैंने पहले भी बताया था, आप पीपल के पत्ते को उबालिए, पानी को ठंडा कर लीजिए, जब आवश्यकता है तो उसी पानी को पिलाइए, ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई कमज़ोर है, नहीं पीने की इच्छा है तो ज़बरदस्ती मत पिलाइए, लेकिन जब उसे पीना है 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, आधा गिलास, 1 गिलास, जब पीना है उस पानी को पिलाओ। अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी मत पिलाना, उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाइए, बार बार उसे पिलाइए, 2-2 घंटे पे पिलाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि इकट्ठा आपने पानी पिला दिया। दिन में 1-1.5 लीटर पानी ऐसे पेशेंट के लिए जो किडनी के हैं पर्याप्त है। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो कम से कम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, वो कम से कम दिन भर में 3 से 5 लीटर पानी पिएं। क्यों? पानी आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के साथ ही आपके लीवर को भी तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है, साफ रखता है, पुनीत रखता है। इसके साथ ही आपने सुना होगा कि जब पथरी हो जाती है, पथरी की समस्या होती है तो कहते पानी ज़्यादा पियो, कम पीने के कारण ऐसा होता है, आपका यूरिन साफ हो जाएगा, पथरी की समस्या से निजात मिल जाएगी। आप जो अभी कपालभाति कर रहे थे, इससे पथरी की समस्या से भी निजात मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। परसों का सेशन ध्यान में रहे, विशेष है, 8:30 बजे से सुबह, जो हम 7:30 बजे बैठते हैं, 8:30 बजे बैठेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन लेवल को हम आसानी से, बिना परेशान हुए। कई बार मेरे पास पेशेंट के परिजनों का फ़ोन आता है तो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि घर में कोई बीमार है, बहुत परेशान होकर करते हैं। आप परेशान होकर के होश खो के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप जितना सहज होकर करोगे उतना अच्छा करोगे। तो परेशान नहीं होना है, उससे वो पेशेंट भी घबरा जाता है। आपकी परेशानी देख करके वो पेशेंट घबरा जाता है और समझता है मैं किसी बड़ी समस्या में हो गया हूँ। उसको जुकाम भी हुआ होता है। पिछले दिनों एक मुझे उदाहरण देखने को मिला, एक बेचारे, उनके कोई परिजन थे और उनकी डेथ हो गई, तो वो ये कहने लगे मैं भी नहीं बचूंगा, जबकि वो पूरी तरीके से ठीक थे। वो मॉर्निंग वॉक करते थे और उनका ये शब्द निकलता था मैं भी नहीं बचूंगा। ऐसा इसलिए है, ये नकारात्मक खबरें देख रहे हैं, नकारात्मक अखबार पढ़ रहे हैं, अखबारों में नकारात्मक खबरें हैं, और हमने आसपास से भी नकारात्मक माहौल बना दिया है। और चीज़ें चाहे हम बताने जाते हो या ना जाते हो, अरे वो फला आदमी सुना था आपने, वो नहीं रहे, ये बताने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो आप बताओ, आपने कब बताया कि उनके यहाँ जन्म हुआ? भाई किसी शिशु का जन्म हुआ, लड़का आया, कन्या आई, आपने बताया? नहीं। हमें अच्छी खबरें पहुंचानी है पेशेंट तक, उसको सकारात्मकता देनी है, उसको हौसला देना है। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो चुटकी की समस्या है जो आपका कोविड है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं समय थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। एक विशेष बात मैं बताना चाह रहा था आपसे कि कुछ लोग ये एक अफवाह फैला रहे हैं कि अगला जो लहर आएगी वो बच्चों के लिए आएगी। तो मेरे कई मित्र हैं, एक डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं वो एलोपैथी के MBBS MD हैं वो, लेकिन हम लोग संयुक्त रूप से चिकित्सा देते हैं और लोगों का जनहित करते हैं, कल्याण करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही और मुझे पसंद आई बात, मैं उनकी बात को स्वीकारता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ।
कि होता क्या है कि जब जुलाई अगस्त में बारिश होती है हमारे यहाँ, जब बारिश होती है तो डायरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खास तौर से बच्चों में। आप लोग इस देश में रहते हो, आप इस बात को जानते हो, मैं नई बात नहीं बता रहा। फोड़े फुंसी होने शुरू हो जाते हैं, पाचन शक्ति बारिश के कारण कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा हमारा जो जल है वो थोड़ा सा दूषित भी हो जाता है, बारिश होती है। और आजकल तो आप समझ रहे हो, नाले नालियाँ, उसमें केमिकल, बारिश हुई वो पानी नीचे जा रहा है। और आम तौर पे सारे लोग आरओ का पानी नहीं पीते आप जैसा, और आरओ के पानी वाले तो ज़्यादा बीमार होते हैं। 35 टीडीएस करा देते हैं, 40 टीडीएस करा देते, ज़्यादा बीमार होते हैं। झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आज भी इसी माहौल में खेल रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। और मैं मना नहीं कर रहा, मास्क लगाना चाहिए जहां आप किसी के बीच में हो, लेकिन मास्क भी नहीं लगाया, कुछ नहीं हो रहा। अपनी इम्यूनिटी को उन्होंने मजबूत किया, उन्होंने प्रकृति से जोड़ करके रखा। वो मिट्टी के संपर्क में, आप 14वीं मंजिल पे हो तो अंतर तो आएगा। तो मैं उसी बात पे आता हूँ कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी जो मेडिकल इंडस्ट्री हैं वो आपके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए ऐंठ लेंगी आपकी उन बीमारियों के नाम पर जो पहले बड़े साधारण तौर पर होती थी। डायरिया की समस्या पहले भी होती थी, उन स्थितियों को ये कोविड का नाम देकर के आपसे ऐंठने की तैयारी में है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा संदेह है। तो आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। पहले भी गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगती थी, सर्दी जुकाम बुखार तमाम चीज़ें, ग्लूकोज टांग देते थे, सीधे चढ़ाना शुरू कर देते थे। आपके अनुभव में है। आज वो लोग कहाँ गए? उनको सबको कोविड का पेशेंट बना करके अंदर कर दिया गया, और वो घबरा करके, एक आदमी तो कोविड से मर रहा है, अगर 10 आदमी मर रहे हैं तो उसमें से एक कोविड से खत्म होता होगा, 9 डर के कारण खत्म होते हैं। तो 9 लोगों को तो आप ऐसे खत्म कर सकते हो, ऐसे सही कर सकते हो, उनकी समस्या कोविड उनका खत्म कर सकते हो कि ना तो योग कराया, ना ध्यान कराया, ना आयुर्वेद कराया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उनको सही सत्य रख दिया दुनिया में कि भाई वाकई क्या है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा आज समय ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन ये बड़ी बात थी। मैं बताना चाहता था कि आगे आने वाले समय में तीसरी लहर को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं। और जो तीसरी लहर की बात करे उससे ये पूछो कि तुम्हें जब तीसरी लहर का पता है आएगा तो उसके उपाय का पता क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम बिजनेस करना चाहते हो, या तो तुम मूर्ख हो जो किसी के द्वारा फैलाई गई अफवाह को लोगों में फैला रहे हो। मजा आता है अफवाह फैलाने में। ऐसे लोगों से सतर्क रहो और उनको समझाओ कि अफवाह न फैलाएं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया को स्वस्थ करने की क्षमता रखते थे और रखते हैं। हम एलोपैथी में उलझ गए और इस दौर में आ गए। मैं किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना हित साधते हुए क्या आपके हित में है निर्णय लीजिए, योग कीजिए, आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। कल मिलेंगे 7:30 बजे, परसों मिलेंगे 8:30 बजे। सादर नमस्कार। ओम शिव शिव शिव। कक्ष का समापन।